तो आज जो हम यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करने वाले काफ़ी बेसिक है और बहुत लोगों को पता भी नहीं होती इसके बारे में। तो आज हम इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं एक्चुअली क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं, स्पेशली फॉर दोज हु इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग होता है कि जैसे मार्केट बुल रन पे चल रहा होता है, उनका म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मार्केट में करेक्शन इन्होंने स्टार्ट होता है तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे डर जाते हैं और सोचते हैं म्यूचुअल फंड में अरे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, क्या एसआईपी में रोक देनी चाहिए। तो ये बड़ा कॉमन सा फैक्टर है, कॉमन सी चीज़ है जो हम लोग जनरली देखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जिन लोग को म्यूचुअल फंड में लगा रहे होते हैं पैसा, वो अगर थोड़ा अवेयर रहते हैं तो वो सब कंटिन्यू करते हैं। बाकी जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता है वो लोग क्या करते हैं, डर के मारे म्यूचुअल फंड को रोक देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, इस टाइप की चीज़ होते हैं। पहली बात तो एसआईपी जो होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, वो कभी भी 2 3 4 साल के लिए नहीं होता है। वो मिनिमम 10 ईयर्स के लिए रखना चाहिए विद अ गोल कि हम किस पर्पज़ के लिए इसको अपना कॉर्पस को इकट्ठा करें, चाहे वो आपका रिटायरमेंट का हो या फिर आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए हो, जो भी हो वो आपका खुद का पर्पज़ होता है। लेकिन कभी भी 2 3 साल में ऐसा नहीं करें। मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल लिया है एसबीआई स्मॉल कैप का। तो जब क्या था कि ये तो टाइम था कोविड का, उसके बाद कोविड के बाद जब यहाँ पे पीक पे पहुँचा, उसके बाद ये करेक्शन होना स्टार्ट हुआ था। और जब करेक्शन होना स्टार्ट हुआ उसके बाद जब ये वाला पीरियड आया 2022 के बाद, आप देखेंगे जो ये जो मार्च था, मार्च से मार्केट ने बुल रन दिखाना चालू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अब करेक्शन हो रहा है, अब बहुत फियर है कि एसआईपी रोक दें। तो मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि एसआईपी को हमें कभी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि लोगों को एसआईपी का जो फंडा है वो पता ही नहीं होता है। तो उन लोगों को एनएवी भी नहीं पता कि एनएवी होता क्या है। तो खैर कोई नहीं, उसमें कितनी यूनिट्स अलॉट होती हैं सब, कुछ नहीं पता होता है। तो खैर मैं इसमें कुछ ऐसा डिटेल्स में जाऊँगा, इसमें बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमें कभी भी इसको रोकना नहीं चाहिए। देखिए अब मैं कैसे कह रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि नंबर 1 कि जिस तरह स्टॉक में आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, आपने बहुत टर्म सुना होगा बाई ऑन डिप्स, बाई ऑन डिप्स। तो मतलब कोई अच्छा स्टॉक अगर अच्छे प्राइस अपने टॉप प्राइस से काफ़ी करेक्ट हो जाता है तो हमें उसको बाई करना चाहिए, उसको पीक पे कभी बाई नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कोई स्टॉक पीक पे बाई किया है, पीक के आसपास बाई किया है, तो अब मैं नेक्स्ट बाई नेक्स्ट पीक पे नहीं करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको बॉटम के पास बाई करूँ जिससे मेरा एवरेज प्राइस कम हो जाए। इट्स जस्ट लाइक अ बार्गेनिंग, कि हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हमें बार्गेनिंग करते हैं, तो बार्गेनिंग ही हमको यहाँ पे करनी होती है। अब क्योंकि बार्गेनिंग करना हमारे हाथ में नहीं होता है, हम बस समझ सकते हैं कि कब हो रहा है। क्योंकि बार्गेनिंग करते समय हम लोग क्या करते हैं, भाई दुकान वाले कहते हैं कि यार इतना आप यार इतना 1000 की चीज़ें 800 की लगा दो, 700 की लगा दो। तो ये चीज़ आप शेयर मार्केट में नहीं कर सकते। आपको चार्ट्स को पढ़ते हुए एक लेवल का वेट करना होता है, आपको बाई कर लेना होता है। आप बार्गेनिंग खुद नहीं करते हो, मार्केट बार्गेन करके आपको बार्गेन प्राइस देता है। तो आप क्या करते हो कि अगर आपने मान लो रिलायंस का, जैसे इन्फोसिस का चार्ट अगर मैं खोल के दिखाऊं यहाँ पे, तो अगर मान लो आपने यहाँ लगाया हो, इस प्राइस पे आपने इसको खरीदा हो, तो क्या आप नेक्स्ट प्राइस को यहाँ बाई करेंगे क्या, इस जगह पे? ऐसे दिखाते हैं कि आप नेक्स्ट इसको यहाँ बाई करेंगे, नहीं, या फिर आप यहाँ बाई करेंगे, नहीं। आपको इस तरह चार्ट्स की रीडिंग करनी है, आप उसको यहाँ बाई करो। जिससे क्या होगा, आपने पहली बाइंग यहाँ करी थी इस प्राइस पे 1560 पे, और दूसरी बाइंग आपने करी है 1436 पे, तो आपका एवरेज इसके बीच में कहीं लो में होगा। अगर आप यहाँ पे बाई करके यहाँ पे एवरेज करने की सोचते हो, टॉप पे एवरेज करने की सोचते हो, तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपका एवरेज यहाँ कहीं होगा, इस तरह का होगा। तो आपका आपका क्या हुआ, इस जो फर्स्ट वाला केस है उसमें आपका एवरेज प्राइस करीब इस जगह पे कहीं पे होगा, और सेकंड वाले में आपका इस जगह पे होगा। अब आप बताइए, आपके ये 2 एवरेज प्राइस रखे हुए, मैं इनको हटा देता हूँ, आपके ये 2 एवरेज प्राइस रखे हुए हैं, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ इस लेवल तक पहुँच जाता है तो आपका रिटर्न्स किस में ज़्यादा होगा? जबकि दूसरे वाला जो केस है उसमें आपका रिटर्न्स जो होगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 16-17% का, जबकि पहले केस में यहाँ पे हुआ 25% का। तो मेरा यहाँ पे स्टॉक का लेने का एग्जाम्पल लेने का क्या मतलब है, जैसे स्टॉक में स्टॉक प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड में एनएवी होता है। तो जस्ट सिंपली आप ये सोचिए, ये आपका चार्ट जो है ना, ये स्टॉक प्राइस का नहीं है, ये आपका एनएवी का चार्ट है। जैसे आप एसबीआई स्मॉल कैप देख रहे हो, तो ठीक है, ये आपका एसबीआई ये एनएवी है इसकी। आप देखेंगे उसके ऊपर देखिए एनएवी लिखा भी हुआ है, एनएवी 87 104 101 ऊपर लिखा भी आ रहा है। तो ये एनएवी है, एनएवी जस्ट लाइक अ स्टॉक प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल स्टॉक। यहाँ पे बहुत सारे पोर्टफोलियो में जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें 50-100 जितने स्टॉक होते हैं उनका एक क्यूमुलेटिव वैल्यू होती है एनएवी। उसी तरह स्टॉक में जैसे स्टॉक प्राइस होता है। तो हमारा मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एसबीआई का वो है, एसबीआई स्मॉल कैप है, जैसे ये खुला हुआ है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एनालॉगी। जिसमें दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ, रिलायंस का खोल लेता हूँ। मान लीजिए ये एसबीआई स्मॉल कैप है, ठीक है। अब आपने मान लो कोई चीज़ यहाँ खरीदी है, मैं एग्जांपल के फॉर्म में चल रहा हूँ, मैं आपने कोई चीज़ यहाँ खरीदी। अब ये आप सोचिए रिलायंस का चार्ट नहीं है, ये आप सोचिए ये आपका एसबीआई स्मॉल कैप का है,
ग्राफ। अब आप बोलोगे यार इसमें तो यार क्या नाम है, कोई कैंडल स्टिक ही नहीं है, इसमें कैंडल स्टिक है। तो एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ पे चेंज करके लाइन चार्ट में आ जाते हैं। अब मेरे ख्याल से अब ये थोड़ा आप एनालॉजी समझ पाओगे। देखो ये देखो यहाँ पे चार्ट लाइन चल रही है, कर्व चल रहा है, कोई कैंडल नहीं है यहाँ। अब यहाँ पे कोई कैंडल है। अब मान लो कोई चीज़ आपने यहाँ पे आपने इस जगह पे एसआईपी करना स्टार्ट करा, इस जगह पे मतलब अपने एसआईपी यहाँ करना स्टार्ट किया। अब क्या होगा कि आपका जब इस जगह से इस रेंज से लेके इस रेंज में आपको बढ़िया सा आपका रिटर्न दिखा रहा होगा 3-4% 23 दिन में, आप बड़े खुश हो रहे होगे। उसके बाद जब मार्केट में यहाँ पे करेक्शन जब स्टार्ट होगा, इस जगह आपका करेक्शन स्टार्ट हुआ, आपका 12-13% इसमें दिखाएगा, तो आपको लगेगा अरे भैया ये तो म्यूचुअल फंड में जा रहा है पैसा यार, क्या निकाल देना चाहिए। और बहुत सारे लोग रोक देते हैं अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि किस तरह काम कर रही है। अब मान लो आपकी जो दूसरी किस्त है म्यूचुअल फंड की आपने जो लगाई थी, वो यहाँ पे पहली कटी 7 नवंबर के बाद, उसके बाद यहाँ अब आपकी दूसरी यहाँ पे कटी, ठीक है 8 दिसंबर। इसी के बाद मैं मान के चलता हूँ, चलो यार 7 दिसंबर के आसपास जो है आपकी एसआईपी की किस्त कटना स्टार्ट होती है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे भी अब आपका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी एवरेज एनएवी इन दोनों के बीच में होगी, है ना। तो कहीं यहाँ पे होगी मान लीजिए, ठीक है। अब आप ये इफेक्ट खत्म हो गया कि पहले आपकी किस्त कहाँ लगी थी कहाँ नहीं लगी थी, आपका एवरेज प्राइस ये रहा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से मार्केट करेक्ट होना स्टार्ट हुआ, अब लोगों की हवा टाइट होना चालू हो जाती है कि अरे यार पोर्टफोलियो माइनस हो गया, म्यूचुअल फंड रोक दे रहा हूँ। तो भैया रोकना नहीं, इसका लॉजिक बताते हैं क्या है। अब आपकी जब नेक्स्ट अच्छा मैं पहले वाले को जरूर ऑन रखता हूँ यहाँ पे, ये रहा। तो आपकी पहले एसआईपी की एवरेज ये था, दूसरा ये था क्योंकि आपका यहाँ पे दूसरा यहाँ पे कटा था। अब तीसरा जैसे आपका जनवरी में कटेगा, जनवरी में आपका कटेगा, तो आप सोचिए यहाँ पे आपका इस जगह पे कहीं पे इस डेट के आसपास, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे। अब जैसे ये कटा, तो आपको क्या लगता है ये जो एवरेज प्राइस है, मैं इस एवरेज वाले का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये एवरेज प्राइस है मेरी, ठीक है। और इसको मैं येलो ही रखता हूँ, यहाँ पे येलो ही है, ठीक। इसको कलर चेंज कर देता हूँ, एवरेज प्राइस वाला अलग से ट्रैक होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है जब यहाँ पे आपकी एसआईपी कटेगी तो आपका जो एवरेज प्राइस है, आपका एवरेज प्राइस कुछ यहाँ कहीं आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ठीक है। देन आपका एवरेज प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद जब आपकी नेक्स्ट एसआईपी फरवरी में कटेगी, यहाँ पे काम करते हैं जनवरी के आसपास में, यहाँ पे इस जगह पे और थोड़ा सा ईजी करने के लिए यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब ये आपका 9 जनवरी को, अब ये कटेगा फरवरी में, फरवरी में इसको कोऑर्डिनेट से नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट वाला जो डेट कटेगी आपका फरवरी में कटेगा। अब आप खुद सोचिए कि अब आप इसको एनालॉजी आप इससे कंपेयर करना स्टॉक प्राइस से, जो है ना किसी चीज़ की। आप सोचिए आप किसी शॉप में गए, तो अगर मान लो कि आपने कोलगेट खरीदा, एग्जाम्पल के फॉर्म में आपने कोलगेट खरीदा, वो आपको पड़ा 100 रुपये का। अगर 100 रुपये का पड़ा है तो आपको पता है कि यार अब दोबारा आपको ज़रूरत पड़ी, आप मार्केट जाओगे तो आप उसी सेम शॉप में वही कोलगेट आपको मिलेगा 110 रुपये का। और थोड़ी सी दूर पे आपके घर के पास वाला सेम प्रोडक्ट आपको 95 रुपये में दे रहा है। आप कहाँ जाके खरीदोगे? क्या 110 में जाके खरीदोगे? नहीं। जब आप उस जगह अपना दिमाग इतना लगा सकते हैं कि आपको 110 में नहीं खरीदना है, 95 में खरीदना है, इट जस्ट लाइक कि आपके स्टॉक प्राइस की वैल्यू या आपके एनएवी की वैल्यू 100 रुपये से 110 पहुँच गई है, तब आपको इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगेगा या फिर आपको 95 पे इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगेगा? क्योंकि जब आप 100 की प्राइस वाले के बाद 110 पे जाते हो, आप 110 पे अच्छे से खरीदते हो क्योंकि आपका प्लस दिखा रहा होता है। और जैसे ही उस एनएवी 100 रुपीज़ से 95 रुपीज़ पे आती है तो आपको लगता है अरे यार ये तो जा रहा है, इसको एसआईपी बंद कर दूँ। अब सोचिए आपकी नेक्स्ट एसआईपी यहाँ कटी है, तो जब आपकी नेक्स्ट एसआईपी यहाँ कटी है, अच्छा मुझे यहाँ पे दो, हाँ, तो आपको यहाँ पे एसआईपी कटी। अब आपका जो होगा ना एवरेज, अब ये दोनों आपका है, ये आपका पुराना एवरेज था। अब आपको क्या लगता है ये आपकी पुरानी रेड वाली वैल्यू पुरानी वैल्यू थी। अब जब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे आपको क्या लगता है आपकी बार्गेनिंग होते हो तो प्राइस यहाँ पे आ जाएगी ना, इस जगह पे, है ना। और जब आपकी नेक्स्ट वाली कटेगी इसके बाद वो आपकी मार्च यहाँ कटेगी, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइस पे कटेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भले ही फ़र्क पड़ा हो। देन यहाँ पे हमारी नेक्स्ट एसआईपी अप्रैल में कटेगी, यहाँ पे आपको क्या लगता है ये एवरेज प्राइस थोड़ी और नीचे आ जाएगी क्योंकि आपकी ये जो आपकी एसआईपी यहाँ पे कटी है। देन आप देख रहे हैं आपकी बार्गेनिंग प्राइस, आपकी एवरेज प्राइस ही नीचे आती जा रही है। तो आपको क्या लगता है अगर अब मार्केट वापस रिटर्न इस जगह पीक पे जाके रुकेगा तो आपको क्या लगता है आपका रिटर्न्स ज़्यादा होगा या फिर कम होगा? एक दो सीन है, एक तो मार्केट बढ़ते हुए और एक मार्केट डाउन होते हुए। आपको क्या लगता है जब आपका एवरेज इतना डाउन हो गया, ये डाउन क्यों हुआ? ये डाउन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट डाउन गया, आपने जो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाया उस समय एनएवी कम थी, इसका मतलब आपको 10 कोलगेट खरीदने थे। अब आपको 10 कोलगेट आपने शुरू में 100 रुपये में खरीदी, ये पहली वाली लाइन समझिए, 100 रुपये में आपने कोलगेट खरीदे इस जगह। अब आपको सेम चीज़, आपको 10 कोलगेट लेने, आप 95 में परचेज करना
प्रेफर करोगे या 110 115 में प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली हम लोग जब कोई भी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट से या किसी भी वेबसाइट से कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा अवेयर हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए हम लोग डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हैं। हम डिफरेंट वेबसाइट पे क्यों जाते हैं? हम इसीलिए तो जाते हैं कि हमको कहाँ पे सस्ता मिल रहा है। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट वहाँ समझ में आता है, तो जब म्यूचुअल फंड डाउन जा रहा होता है, मार्केट डाउन जा रहा होता है, तो आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? तो यही चीज़ है कि आपको इस पर दिमाग थोड़ा लगाना चाहिए कि हमें SIP को अपने नहीं रोकना चाहिए। अब आपको सोचिए, अगर आपका यही, अब मान लीजिए आपका जो टारगेट प्राइस है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये टारगेट प्राइस जो है ये टॉप का है, आपने इसके लिए टारगेट सेट कर रखा है। अब ये मैं नहीं बोल रहा कि कितने टाइम में जाएगा, मैंने जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। अब आप सोचिए, अब आप अगर टॉप से लगाना चालू करते हैं, आपको लग रहा है मार्केट भागेगा तभी मैं पैसा लगाऊंगा, तो अब एक बात बताइए, यहाँ से आपका जो रिटर्न, अभी दो केस है। आपने जब टॉप पे लगाते लगाते आपका एक केस में एवरेज प्राइस ये रहा था, इस केस में आपका जो टारगेट, जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो लाइन ना 10 साल 15 साल बाद की है, तो अगर आपको यहाँ तक जाऊँ तो आपको कितना रिटर्न मिला? 15%। लेकिन आप डिप में मार्केट में बाई म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो तो आपको यहाँ पे एवरेज प्राइस होगी आपकी, तो आपका कितना रिटर्न मिलेगा? आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इससे जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट कि हमको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। और कभी भी अब जो मार्केट गिर रहा हो, देखिए ये चीज़ है कि आप मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन कभी आप अपनी NAV को तो ट्रैक कर सकते हैं। इसको तो ट्रैक ही कर सकते हैं ना, कि अपने टॉप लेवल से, ये वाले टॉप लेवल से कितना डाउन जा रहा है, इतना तो ट्रैक कर ही सकते हैं ना, कि आपकी NAV यहाँ पे अगर 118 रुपये थी, अभी NAV 109 रुपये हुई, तो उसका मतलब चलो अच्छा गिर गया है, कितने परसेंट गिर गया है? ऑलमोस्ट 10% गिर गया है। जब कोई चीज़ 10% सस्ती हो जाती है तो हम लोग लेते हैं कि नहीं उसको, ठीक है? तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो यही चीज़ हर केस में एप्लीकेबल होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉलपॉल एक शेयर का खोल के देखता हूँ इसको प्राइस को, अब देखिए कॉलपॉल का जो शेयर है ना, वो जब यहाँ से यहाँ तक भाग रहा था, तब लोग इसको बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पे बाई कर रहे थे, ठीक है? इस जगह पे, ठीक है, बाई कर रहे थे, आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न मिला होगा। अब एक बार बताइए, अब जब ये अपने टॉप लेवल से, अब जब अपने ऑल टाइम हाई से 29% डाउन है, कोई चीज़ आपको 29% सस्ती मिल रही है, तो आप तब उसको बाई करना प्रेफर करोगे? या फिर मान लो कि यही कॉलपॉल का प्राइस अगर इतना परसेंट इतना उठ जाता, आप यहाँ पे बाई करना, आप इस लेवल पे बाई करना प्रेफर करते, या फिर आप इस लेवल पे बाई करना प्रेफर करते? जब आपको पता है कि ऑब्वियसली डाउन वाले पे प्रेफर करेंगे, तो इसीलिए तो बस यही मेरा सिंपल चीज़ है। मैं बताना चाहता था कि म्यूचुअल फंड को कभी भी मार्केट डाउन होने में रोकना नहीं चाहिए। इनफैक्ट जब भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आए, तो आपको अपने म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना? ये चीज़ है कहने की। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं कोई भी फंड खोल के देख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक्सिस मिड कैप फंड NAV, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मनी कंट्रोल ऐप में जाके देखूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा कि अगर मनी कंट्रोल, हाँ ये देखिए NAV, ये सब NAV की वैल्यू है, ये सब ठीक है, ये सब इस तरह NAV, ये अच्छा परसेंटेज रिटर्न है NAV, इसमें शायद कहाँ दिखता है, इसी में देख लेते हैं ना, एक्सिस मिड कैप फंड। अब देखो ये हर उसमें एप्लीकेबल है। अब बताइए, अब अगर आपका यहाँ से मैं चलना स्टार्ट, इस जगह NAV आपकी 77 है, अब अगर मार्केट यहाँ से डाउन जाना चालू हुआ, सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, तो आपको क्या SIP पर रोकनी चाहिए? नहीं, आप ये SIP रोकना, डाउन मार्केट में SIP रोकना एक बहुत बड़ी गलती होती है। मैं आपको अपने एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने जब अपनी SIP पहली बार फरवरी 2019 में स्टार्ट करी थी, उसके बाद मेरा रिटर्न जो था, एक बार निफ्टी का चार्ट खोल के देखता हूँ, यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट यहाँ पे खोल के देखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपनी फरवरी में अपनी SIP स्टार्ट करी थी, तो जुलाई मार्च, हाँ यहाँ पे जब मैंने अपनी SIP इस जगह पे स्टार्ट करी थी, इस जगह पे, तो मेरा यहाँ से जब निफ्टी ने इतना रिटर्न्स दिखाया था, ये वाला जब निफ्टी ने रिटर्न्स दिखाए थे ना, तो मेरा यार 322 दिन में 13-14% रहा था। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब ये डिप आया ना यहाँ पे, तो मैंने अपनी SIP रोकी नहीं थी, बल्कि मैं इन्वेस्ट करता गया था। तो इससे क्या हुआ था, मुझे जब मेरा एवरेज यहाँ पे इतना था, ये एवरेज मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, देन मैंने यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया, देन मैंने यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया होगा, मैं ऐसी रेंज बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया होगा, तब मेरा कहीं ना कहीं एवरेज, कहीं मान लो ये प्राइस निकल के आया होगा। अब बताइए, अब मार्केट अगर फॉल हो गया, अब अगर मान लीजिए मार्केट फॉल में आ गया, अब मेरा एवरेज प्राइस अगर ये था, अब यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा, अच्छा यहाँ से मार्केट फॉल होना स्टार्ट हुआ था फरवरी से लेके जुलाई, 3-4 महीने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मेरे पास जो लमसम अमाउंट एक्स्ट्रा था, तो मैंने उसको और एडिशनल डाल दिया था, ठीक है। जैसे मेरी SIP 5,000 रुपये की कटती थी, तो एक मेरी SIP करीब जब कटी होगी तो मेरा एवरेज प्राइस डाउन हो गया होगा। अब जब मार्केट बहुत ज़्यादा 30-40% यहाँ पे करेक्ट हुआ था, इस जगह पे 30, तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट
लगा दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब यहाँ पे कुछ मेरा एवरेज है और मैंने यहाँ पे इतना अमाउंट लगाया था कि मेरे अभी तक जितना इन्वेस्टेड था पिछले 1 साल में उतना ही अमाउंट मैंने खुद इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरा एवरेज प्राइस यहाँ डाउन चला गया था। इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ था, जब मार्केट ने बाउंस बैक किया था तो मेरा बहुत अच्छा रिटर्न दिखा रहा था, ठीक है। तो सिंपल बस ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी एसआईपी को रोके ना। और आप सोचिए, अगर कोई चीज़ बारगेनिंग में लंबे समय तक चलेगी तो फिर जब बाउंस बैक करेगा आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इनफैक्ट एसआईपी देखिए, दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एसआईपी वाले सोचते हैं, स्टॉक्स वाले सोचते हैं कि मार्केट बस भागता रहे, ठीक है, और उनको अच्छे रिटर्न्स मिलते रहेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो, ये ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ट्रेडर्स होते हैं सोचते हैं मार्केट भागता रहे, मैं जहाँ लूँ वहाँ से भागता रहे। लेकिन जो एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं उनका हॉराइजन 5 से 10 साल मिनिमम होता है। तो आप सोचिए, अगर आपका एक ही प्राइस पे या ऑलमोस्ट डाउन जाता रहे एसआईपी आपके एनएवी का अमाउंट, तो आपका एवरेज प्राइस तो उतना ही नीचे होगा ना, ठीक है। तो अगर आप हाँ, तो मतलब मैं जब मेरी जब एसआईपी करती थी मैं सोचता था मार्केट 2-4-5% क्रैश हो जाए, ऐसा होता नहीं था क्योंकि मेरे कहने पे चीज़ें चलती नहीं है। तो एसआईपी जो करते हैं म्यूचुअल फंड वाले, वो बस ये सोचें एसआईपी कट रही है, मार्केट डाउन जाता रहे 5 साल, मार्केट डाउन, मतलब ऐसा सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है। जस्ट कि थिंक कि इतना डाउन जाता रहेगा तो मेरे पास कितनी ज़्यादा एवरेजिंग प्राइस कितनी डाउन चली जाएगी, जिससे मेरा बाउंस बैक जब चीज़ें होंगी तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये गलतियाँ प्लीज़ मत करिए। बहुत सारे जो लोगों को पता नहीं होता, इसी कॉमन गलती करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।